आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 12 एनआईएस ज्योग्राफी क्लास 12 का पार्ट 3। ठीक है, लास्ट जो हमारा जो टॉपिक रहा था वो था इवेपोरेशन, लाइक व्हाट इज़ इवेपोरेशन। कॉम्प्रिहेंसिवली हमने डिस्कस कर लिया है, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवेपोरेशन के वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, व्हाट इज़ कंडेंसेशन कॉम्प्रिहेंसिवली हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर है ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। मगर आपको अगर इसे कम्प्लीटली समझना है, कुछ एक भी मतलब डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए वैसे समझने में। ठीक है, इतना तो मैं बता ही देता हूँ, मगर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार जो ना चैप्टर 10 और चैप्टर 11 जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ की जो टर्म्स है ना वो इस चैप्टर में यूज़ हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए एक बार आप उसे पढ़ लीजिए और उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, सो दैट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और ये उन बच्चों तक ज़रूर से पहुँचे जिन बच्चों तक इसको ज़रूर से पहुँचना चाहिए। ठीक है, ताकि उनको भी इस चीज़ का थोड़ा सा लाभ मिल सके। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंडेंसेशन की। ठीक है, इवेपोरेशन तो हमने पढ़ लिया, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। अब हम बात करें कंडेंसेशन की, तो कंडेंसेशन कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा इवेपोरेशन होता है, लाइक ऊपर जाकर यहाँ पर एयर पार्सल जो होता है, एयर मास जो होता है, उसमें जो वाटर वेपर ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर लिक्विड यानी समुद्र में जितना भी पानी होता है, जब जितना भी पानी होता है मतलब धीरे धीरे उसका थोड़ा ही अमाउंट वाटर का वेपराइज होता है। ठीक है, वो जो वेपराइज होने के बाद एयर में आ जाता है, एयर अपने अंदर रख लेती है उसको। अब ये जो एयर पार्सल है, इसकी अगर जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है अगर 2 किलो की है, ये 2 किलो तक वाटर वेपर अपने पास लेगा, फिर उसके बाद ऊपर उठना 2 किलो मतलब 2 किलो से पहले ये ऊपर उठना चालू कर देगा। ऊपर ये जब यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर ये जो वाटर वेपर है ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होने लग जाती हैं। ठीक है, जब ये कन्वर्ट होने लग जाती है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होती हैं, क्रिस्टलाइन आइस में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, या फिर एक जो हेल होते हैं उनमें कन्वर्ट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं ऊपर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली पार्ट। बात करें कंडेंसेशन की, तो कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि वाटर वेपर जो है चेंज होती है आइस क्रिस्टल में या फिर वाटर में। ठीक है, ये बात आपको मैंने बता ही थी। ये जस्ट एक रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स फिनोमिना है किसका, इवेपोरेशन का। ठीक है, इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर जो होता है उसको वेपराइज होकर ऊपर उठता है और फिर ये ऊपर जाकर जो है दोबारा वेपर से क्या होता है वाटर में, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब when the temperature of the saturated air falls below dew point the air cannot hold the amount of, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। लाइक अब मानकर चलिए एक जो ये एयर पार्सल है, ये जो एयर पार्सल है इसकी कैपेसिटी है 2 किलो तक। ठीक है, तो इसकी जो रिलेटिव और इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबिलिटी है वो है मानकर चलिए 1.9 kg। ठीक है, 1.9 kg। तो इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो कितनी होगी, 0.1 रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। ये होगी इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और ये होगी इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर जब ये सैचुरेट हो जाएगा, यानी ये जो एक मिनट मैं इरेज कर देता हूँ। ये जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी थी, तो ये जब 2 kg हो जाएगी ना एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 2 kg हो जाएगी, तो उसके बाद ये सैचुरेटेड पॉइंट पर पहुंच जाएगी। ठीक है, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी एकदम हाई हो जाएगी, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, और ये सैचुरेटेड पॉइंट पर पहुंच जाएगी। जब ये सैचुरेटेड पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो इसके बाद इसमें कुछ और जो लाइक एयर पार्सल हैं जिनमें मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है और वो भी सैचुरेटेड पॉइंट पर है, तो वो ऐड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर वो ऐड होंगे तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड से कूद कर फिर इसके बाद ये जो सैचुरेशन का पॉइंट है ना, सैचुरेशन से फिर ये सुपर सैचुरेटेड होगा। ये जो सैचुरेशन वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद ये सुपर सैचुरेटेड होगा। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड होने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ज़ीरो मतलब बहुत मोटे मोटे हो जाएंगे। फिर उसके बाद उनमें मास जो है वो क्रिएट हो जाएगा। लाइक इतनी बड़ी बड़ी वाटर ड्रॉपलेट हो जाएंगी, बड़ी बड़ी वाटर ड्रॉपलेट होने के कारण उनमें मास क्रिएट हो जाएगा। फिर उनके ऊपर लगेगी mg फोर्स, मास इनटू ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, फिर उसके बाद ये यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। जब भी ये इस आकार में यानी सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो वाटर वेपर है वाटर ड्रॉपलेट हो जाएंगी। ठीक है,
समझ में आपको बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो वैरी करती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। अब देखिए, दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट और क्रिस्टल आइस डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। लाइक ये मानकर चलिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा ये है ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, ये बीच वाले इक्वेटर है, और फिर ये एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब जो कंडेंसेशन प्रोसेस है बादलों में यहाँ पर भी होती है, ठीक है, ऊपर हवा में यहाँ पर भी होती है कंडेंसेशन प्रोसेस, और कंडेंसेशन प्रोसेस यहाँ पर भी होती है, कुछ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर भी होती है कंडेंसेशन प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर जो कंडेंसेशन प्रोसेस होगी तो इसमें जो है जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, सॉरी वाटर वेपर होगी, तो वाटर वेपर क्लाउड की फॉर्म में होगी। क्लाउड में कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, तो वहाँ पर जो कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद पहले तो वाटर वेपर जो होगी वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगी, ठीक है, फिर वाटर ड्रॉपलेट से सीधे आइस और क्रिस्टलाइन आइस में कन्वर्ट होगी, फिर उसके बाद स्नोफॉल यहाँ पर होने लग जाएगी। तो स्नोफॉल का जो भी फिनोमेना यही है कि वाटर के यानी एक जो एयर पार्सल है उसकी जो सैचुरेशन पॉइंट, अनसैचुरेटेड पॉइंट, जिसको हम ड्यू पॉइंट ही बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट को, फिर उसके बाद सुपर सैचुरेटेड, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और क्या नाम है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यही सारी चीज़ यहाँ पर होती हैं। और वहीं पर जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वाटर ड्रॉपलेट में होगी, फिर उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट और ज़्यादा ऐड होंगे, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ बारिश होगी, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में बारिश होगी, ठीक है। और कभी कभी विंटर के मौसम में यूएसए जो होता है वहाँ पर भी सॉलिड फॉर्म में बारिश होती है, जिसको हम स्नोफॉल बोलते हैं। और सदर्न पोल में जो अंटार्कटिका है, सॉरी अटलांटिक, हाँ अंटार्कटिका है, वहाँ पर भी स्नोफॉल होती है, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेसिपिटेशन, जिसको हम स्नोफॉल बोलते हैं। यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होती है जो टेम्परेट रीजन होते हैं, सॉरी ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई है ना। चलिए अगर आपको नहीं समझ में आती है ना कुछ पेजेस, एक बार आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए, या फिर आपका अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, या फिर नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लीजिए, ठीक है। अभी जो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन है वो किस प्रकार की होती है? पहले जो प्रोसेस होती है, जब कूलिंग अकर्स अराउंड द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फ्रीली फ्लोटिंग एयर, ये तो पता ही है आपको कि जो वाटर वेपर हैं वो फ्रीली फ्लोट करते हैं, ठीक है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद सम कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, इसका ये देखिए ये वाला फिनोमेना, ठीक है, ये वाला फिनोमेना, क्योंकि यहाँ पर तो आपको बता दिया कि कूलिंग अकर्स अराउंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फ्रीली फ्लोटिंग एयर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सम कोल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए दूसरा भी बता दूंगा आपको। सेकेंडली, लॉस इन एयर टेम्परेचर टेक्स प्लेस ड्यू टू राइजिंग ऑफ एयर एल्टीट्यूड। अब देखिए सर्दियों की बात करते हैं हम। अब सर्दियों में देखा होगा आपने, देखो सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में क्या होता है कि जो अभी फ़िलहाल में जो सर्दियाँ गई थी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर अगर आप किसी गांव में विज़िट करते हैं, या अगर आपके कभी गांव में रहे हैं, या आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर देखा होगा कि जब आप खेतों में जाते हैं ना, तो खेतों में एक छोटी छोटी सी जो बूंदें हैं ना वो पत्तियों पर सेटल डाउन मिलती हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने कोई पेड़ देखा होगा, ये सॉरी पत्थर देखा होगा, वहाँ पर वो पत्थर गीला मिलता है, ठीक है, बैठने लायक नहीं होता, ठीक है। वो ऐसा क्यों? अब देखिए आपको तो पता है कि जो रेडिएशन है, लाइक हमारी जो पृथ्वी है, छोड़िए सारी चीज़ एग्जांपल छोड़िए, एक लाइक गिलास है, ये छोटा सा गिलास है, ठीक है। अब इसमें क्या करा कि ये गिलास जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पर, आप इसमें जो है ना आपने ठंडा पानी पोर कर दिया, ठीक है, ठंडा पानी पोर कर दिया, तो आपने देखा होगा कि इसके चारों ओर एक ठंडा ठंडा एनवायरनमेंट बन जाता है। अब आपको ये तो मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि जो एनवायरनमेंट है उसमें मॉइस्चर पाया जाता है, ठीक है, मॉइस्चर पाया जाता है। अब आपने देखा होगा क्या कि गिलास के चारों ओर जो है चारों सतह पर कि ठंडी ठंडी ड्रॉपलेट बन जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कूल हो गया, और गिलास का भी एनवायरनमेंट है वो कूल हो गया, ठीक है, बिलो ड्यू पॉइंट, ठीक है, बिलो ड्यू पॉइंट। लाइक इसका जो ड्यू पॉइंट है वो मानकर चलिए एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक पॉइंट है, ठीक है। अब एक के नीचे पहुँच गया, तो इसके बाद क्या होगा कि जो वाटर वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट होने लग जाएगी, मगर वाटर में कन्वर्ट होने के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है डस्ट पार्टिकल्स की, स्मॉग की, फॉग की वगैरह की, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स वगैरह एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पर वो इकट्ठे हो जाएंगे। फिर इकट्ठे होने के बाद गिलास के चारों ओर चिपक जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। अब ये मत सोचिएगा कि ये जो पानी है बाहर निकल कर चला गया और यहाँ पर इसने जो है ना यहाँ पर चिपक गया आकर, नहीं, ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं होता। जो एटमॉस्फेयर में बाहर नमी होती है ना, वो क्या होती है कि ठंडी हो जाती है। जब ये इसके जितना पहुंच जाती है, इसके जितना पहुंच जाती है ना, इसके आसपास वाली हवा और इसके आसपास वाली हवा में जितना भी मॉइस्चर होता है वो भी इसके जितना टेम्परेचर आ जाता है। लाइक इसका जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, लाइक ऑलमोस्ट फ्रीजिंग। ठीक है, तो जब भी इसका जो टेम्परेचर है वो 0 आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा तो ये तुरंत ही यहाँ पर आकर चिपक जाएगी और फिर हमें वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में दिखाई पड़ेगी। ये बात आपको समझ में आई? चलिए, तो यही बता रखा है। एक तो चीज़ ऐसी होती है कि कोई भी टम्बलर वगैरह, कोई भी ग्लास वगैरह, कोई भी सरफेस है, उसका जो टेम्परेचर है उसके अराउंड हो जाए तो एयर की जो वाटर, एयर में प्रेजेंस मॉइस्चर है तो उसके अराउंड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और फिर हमें वो दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब एयर ऊपर उठती है तो तब भी उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो तब भी कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। एक तो जो धरती पर कंडेंसेशन प्रोसेस है वो ये हो गई कि वाटर वेपर कन्वर्ट हो गई वाटर ड्रॉपलेट में, जब वो एक गिलास के चारों ओर चिपक गई। ठीक है, चिपक गई यानी एसोसिएट हो गई। ठीक है, चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई ना? चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब देखिए, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें पहले जो द कंडेंसेशन टेक्स प्लेस अराउंड द स्मोक, सॉल्ट, डस्ट पार्टिकल विच अट्रैक्ट वाटर वेपर टू कंडेंस अराउंड देम। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि कंडेंसेशन जो प्रोसेस होती है वो डस्ट पार्टिकल, सॉल्ट, डस्ट वगैरह पार्टिकल के अराउंड ही होती है, क्योंकि वो जो पानी है वो उनका सहारा लेता है, उसे वो अट्रैक्ट करते हैं, उनका सहारा लेता है, फिर वो उसी के अराउंड इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वो अकेला तो सस्टेन नहीं कर सकता ना एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अकेला अगर वो सस्टेन करना है तो उसे वो वाटर वेपर की यानी गैसियस फॉर्म में ही वो सस्टेन कर सकता है। अगर उसे वाटर ड्रॉपलेट की रूप में आना है, चेंज करनी अपनी स्टेट ऑफ स्टेट चेंज करनी है, तो उसको क्या करना होगा, उसको किसी का सहारा चाहिए, और वो सहारा जो बनते हैं वो है स्मोक, सॉल्ट, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई बोलते हैं, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई। ठीक है, अब जो कंडेंसेशन प्रोसेस है इसीलिए डायरेक्टली रिलेटेड है किसके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के और रेट ऑफ कूलिंग के। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है और रेट ऑफ कूलिंग जो है, रेट ऑफ कूलिंग तो मैं बता देता हूँ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने पिछली जो चैप्टर है उसमें डिस्कस कर ली है। ठीक है, पिछली जो क्लास है। ठीक है, अब रेट ऑफ कूलिंग, लाइक मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री टेम्परेचर था उस गिलास का, तो उस जो टेम्परेचर था उसके लगभग अराउंड आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो उसके आसपास वाली हवा उसके जब जितना हो जाएगी ना, उसके जितना टेम्परेचर, इसके जितना टेम्परेचर आ जाएगा गिलास के जितना, तो तुरंत ही कंडेंसेशन प्रोसेस चालू हो जाएगी और वो आकर गिलास के चारों ओर चिपक जाएगी। ठीक है, एसोसिएट हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कंडेंसेशन की प्रोसेस दिखा रखी है। पहले तो वाटर ड्रॉपलेट होती है, सॉरी वाटर वेपराइज होता है समुद्र से लिक्विड फॉर्म में जो होता है, पहले वो वेपराइज होता है। ठीक है, वेपराइज होने के बाद वाटर वेपर बन जाती हैं, फिर उसके बाद इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर जाता है हवा में। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, स्मोक पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, ये वाटर जो है, वाटर वेपर जो है, इनके इसके अराउंड लग जाता है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, जैसे कि ये। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब जब कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे ऐसे वाटर ड्रॉपलेट जो हैं क्लाउड की फॉर्म ले लेते हैं और ऐसा क्लाउड बना देते हैं। जब इस क्लाउड की जो क्षमता है एक वाटर ड्रॉपलेट को कैरी करने की, उस क्षमता से ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट इस क्लाउड में आ जाती हैं, तो उसके बाद जो है प्रेसिपिटेशन या फिर स्नोफॉल होने लग जाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, ये है इवापोरेशन, कंडेंसेशन। हाँ, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे अभी, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन वगैरह एक टॉपिक है पर्टिकुलरली, जिसे हम काफ़ी डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कंडेंसेशन प्रोसेस यहाँ पर भी समझा रखी है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं एक बार। ठीक है, घूर सकते हैं, निहार सकते हैं अच्छी तरीके से, सो दैट कि आपके दिमाग में चीज़ें जो है ना बस जाएँ। और ये वाला डायग्राम अगर आप कंडेंसेशन कभी बता रहे हैं, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग दिस डायग्राम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग दिस डायग्राम इन योर एग्जामिनेशन, डायरेक्टली यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर कभी पूछा जाता है तो। ठीक है, या फिर कोई कुकर वगैरह बना दिए, कोई भगोना वगैरह बना दिए, कोई बेकर वगैरह बना दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती है कंडेंसेशन। ठीक है, पहली जो होती है जब जो ड्यू पॉइंट होता है, ड्यू पॉइंट जब कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट लाइक बारिश होने वाली होती है। ठीक है, ड्यू पॉइंट जो होता है उससे जब वो पॉइंट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और दूसरा जब ड्यू पॉइंट अबव फ्रीजिंग पॉइंट होता है।
जब ड्यू पॉइंट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है तब फ्रॉस्ट, स्नो और क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। क्लाउड तो हमेशा फॉर्म होते हैं, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, मगर यहाँ पर स्नो और फ्रॉस्ट फॉर्म होते हैं जब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू पॉइंट होता है, ठीक है। जब ड्यू पॉइंट जो है अबव फ्रीजिंग पॉइंट होता है तब ड्यू, मिस्ट, फॉग, स्मॉग और सम क्लाउड्स यहाँ पर हमें फॉर्म होते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन मे ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर इट इज़ ऑकरिंग। मैंने आपको बताया कि ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर स्नोफॉल होती है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है, यहाँ पर स्नोफॉल होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं प्लेसेस पर भी डिपेंड करती हैं कहाँ पर ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है। जैसे कि स्नो आप देख सकते हैं, इस प्रकार की स्नो गिरती हुई देखी होगी आपने कभी अपने लाइफ में, फिल्मों में भी देखी होगी, ठीक है। देखिए फिल्में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं देखने के लिए और सीखने के लिए मिलती हैं। अब ड्यू जो है, ड्यू क्या है, ड्यू ये है, आपको ड्यू दिखाता हूँ, ये है ड्यू, ठीक है। ड्यू यानी जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, वो सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि जो सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि जो सर्दी में जो सतह होती है ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्या होती है उसका जो टेम्परेचर जो है ना एयर के जितना ही हो जाता है। जब एयर भी ठंडी हो जाती है तो एयर में जितना भी पानी होता है ना, जितना भी पानी होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी डेंसिटी जब इंक्रीज़ होती है, जब एयर की डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई तो वो अपने अंदर जितना भी मॉइस्ट है उसको कैरी नहीं कर पाएगी। तो उसके बाद क्या होता है, रात को जो है ना जितना भी उसके अंदर मॉइस्चर दिन में इकट्ठा करा होता है और रात में जितना भी फिर रह जाता है ना, वो सारा का सारा फिर पत्तियों पर या फिर पत्थरों पर हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, अगर नहीं आई तो एक बार जो है ना वीडियो को रिपीट कर लीजिए। अब ड्यू क्या होता है? व्हेन द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इज कंडेंस्ड एंड डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलर सरफेस और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये मैंने आपको बताई थी अभी फिलहाल में, ठीक है, अभी अभी बताया। सच एज ग्लास ब्लेड्स, लीव्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड स्टोन्स इज टर्म्ड एज ड्यू, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। कंडेंसेशन इन ड्यू फॉर्म अकर्स व्हेन देयर इज क्लियर स्काई, जब क्लियर स्काई होता है तभी होता है, क्योंकि वहाँ पर फिर क्या है कि जो रेडिएशन है ना, जो धरती से रेडिएशन निकलती हैं, लाइक धरती से रात को रेडिएशन निकल, सर्दियों की बात कर रहा हूँ, सर्दियों में धरती से रात को रेडिएशन निकलती है तो ऊपर जो है ना जो रेडिएशन है डायरेक्टली जो है ना पेनिट्रेट कर जाती हैं एटमॉस्फेयर को और वो बाहर चली जाती हैं, और जो धरती का टेम्परेचर है, नहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी गिर जाता है, और एयर जो उसके ऊपर बह रही होती है उसका भी टेम्परेचर फिर उसी के जितना जब होता है तो वो सारा जितना पानी उस एयर में था, जितना उसने दिन में इकट्ठा करा था बाय इंसुलेशन, बाय इवापोरेशन, तो उसके बाद क्या होता है कि वो उसे धरती के ऊपर, यानी धरती के ऊपर जितने प्लांट्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनके ऊपर डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ड्यू, ठीक है। क्लियर स्काई चाहिए, लिटिल नो विंड चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, मतलब उसमें जो मॉइस्चर की जो अवेलेबिलिटी होगी ना एकदम बहुत होगी, ठीक है। और कोल्ड और लॉन्ग नाइट्स चाहिए इस प्रोसेस को, क्योंकि धरती को थोड़ा सा ठंडा होने में समय लगता है ना, मगर हाँ समुद्र के मुकाबले बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ड्यू इज़ फॉर्म्ड व्हेन ड्यू पॉइंट इज़ अबव फ्रीजिंग पॉइंट। अबव फ्रीजिंग पॉइंट यानी वाटर ड्रॉपलेट्स, ना कि स्नो और फ्रॉस्ट है, ठीक है। अब फ्रॉस्ट कब होगा, जब जो ड्यू पॉइंट है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है। ड्यू पॉइंट क्या मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वीडियो रिपीट कर देखिए, आपको पता चलेगा ड्यू पॉइंट क्या है, ठीक है। Under above mentioned condition, the condensation of extra moisture takes place in the form of every minute particle of ice crystal, ठीक है, माइन्यूट पार्टिकल बन जाते हैं। लाइक पहले तो यहाँ पर ड्रॉपलेट फॉर्म हुई थी, मगर यहाँ पर अब फर्स्ट जब फॉर्म होगा, लाइक जब ड्यू पॉइंट जो होगा बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि जो ड्रॉपलेट यहाँ पर फॉर्म हो रही थी ना डायरेक्टली वाटर से, वाटर वेपर से, वो डायरेक्टली क्या होगी फिर अब टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो कन्वर्ट होगी। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, यहाँ पर ये फ्रॉस्ट, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ड्यू है, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? इसमें जो है जो ड्यू पॉइंट है वो अबव फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर जो ड्यू पॉइंट है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। समझ में आपको बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट में दिस फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन इज डिजास्ट्रस है किसके लिए, जब खेती लगती है ना तो उस समय पर, क्योंकि खेती में फिर दिन में क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन भी होना होता है। ट्रांसपिरेशन यानी पौधे जो है ना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी करते हैं। क्या होती है ये, खाना बनाने की प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपने खाने बनाने की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद जो क्रॉप्स स्टैंडिंग होती हैं, लाइक क्रॉप लगी हुई होती हैं, तो वो सारी की सारी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि पोटैटोज, पीस, पल्सेस, ग्राम्स एट्सेट्रा, ठीक है। पल्सेस तो आपको पता ही है,
ठीक है, ग्राम सबको पता है, ठीक है। चलिए, नहीं पता तो एक बार सर्च कर लीजिएगा, चना वगैरह है, ठीक है। पीस यानी मटर वगैरह, पटैटो यानी पटैटो, ठीक है। इट ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है ना लाइक एकदम कांटे कांटे की तरह होती है, और फिर ये जो है ना जो है छोटे छोटे पत्तों पर भी चलने के लिए फिर एकदम स्लिपरी चीज़ें हो जाती हैं, बिल्कुल ही स्लिपरी हो जाती हैं, तो वहाँ पर जो है ना चल नहीं पाते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैम्पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मिस्ट एंड फॉग क्या है? मिस्ट एंड फॉग में ये होता है जब ड्यू पॉइंट अबव फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन एयर नियर द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैंगिंग एंड फ्लोटिंग इन द एयर इज कॉल्ड मिस्ट। आपने देखा होगा सर्दियों में क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर वेपर जो होता है वो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट में हवा में ही रहता है, ठीक है। जब कोई भी ऐसी चीज़ घटित होती है तो उसको बोलते हैं हम या तो मिस्ट या फिर फॉग। अब मिस्ट और फॉग में अंतर क्या है? मिस्ट में जो विजिबिलिटी होती है 1 किलोमीटर से ज़्यादा होती है मगर 2 किलोमीटर से कम होती है। वहीं पर फॉग में जो विजिबिलिटी होती है वो लेस देन 1 किलोमीटर होती है, यानी यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमेशा जब भी ट्रैफिक में यानी रोड पर कभी भी गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर हमें जो हमारी जो हज़ार्ड लाइट हैं वो हमेशा जो है ऑन रखनी पड़ती हैं, ठीक है। जब ये सारी कंडीशन होती है, ये सारी चीज़ें जो ना आपको सर्दियों में ही देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये फॉग, ठीक है, ये है मिस्ट, ठीक है। फॉग में विजिबिलिटी नहीं है, मिस्ट में विजिबिलिटी है थोड़ी बहुत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिस्ट एंड फॉग इज क्लियर स्काई एंड काम एंड कोल्ड विंटर नाइट्स, ठीक है। कोल्ड एंड विंटर नाइट्स है, ठीक है। अब यही फॉग कभी कभी क्या होता है कि यही फॉग जो है ना और मिस्ट जो है ना पत्तों पर आकर बैठ जाती है, और जो इन द फॉर्म ऑफ ड्यू, ठीक है, पानी की फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। चलिए, अब स्मॉग क्या होती है? स्मॉग तो आपने सुना ही होगा। सर्दियों में क्या होता है कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हमें जो है ना फॉग में देखने के लिए मिलते हैं, तो वो बहुत ही मतलब एकदम सारी चीज़ें एकदम धुंधली हो जाती हैं, वहाँ पर जो है ना थोड़ी सी भी विजिबिलिटी नहीं रहती, ठीक है। स्मॉग इज़ अ फॉग, मगर इसमें जो है ना जो पॉल्यूटेड रहता है, इसमें डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, डिस्कलर्ड रहता है, डस्ट इसमें रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें रहती है, सल्फर इसमें रहती है। इससे जो है ना कहीं रेस्पिरेटरी जो इलनेस है ना वो हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि जो बूढ़े लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो है ना लंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है इस चीज़ से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम क्लाउड्स की। देखिए क्लाउड्स क्या हैं? क्लाउड्स कुछ नहीं है, क्लाउड जो है ना एक विजिबल एग्रीगेट्स हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के, लाइक वाटर ड्रॉपलेट्स जो हमें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, जिन्हें हम इजीली नेकेड आइज से देख सकते हैं, ठीक है। अब इनको काफ़ी अलग तरीके से क्लासीफाई करा जाता है, लाइक क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल अपीयरेंस, कैसे ये दिखते हैं, और एल्टीट्यूड, कितनी हाइट पर हैं, ठीक है। अब कंबाइनिंग बोथ ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स क्लाउड्स में बी ग्रुप्ड एज अंडर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्लाउड्स कैसे कैसे हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखिए ये स्मॉग, मैंने ये चित्र दे रखा है, स्मॉग कुछ भी नहीं दिख रहा, बहुत धुंधला है, ठीक है। लो क्लाउड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब लो क्लाउड्स जो होते हैं उनकी जो हाइट होती है ना 200 मीटर तक ही रहती है, यानी 2 किलोमीटर तक, ठीक है। ये समझ में आपको बात? चलिए, अब इसमें जो हमें क्लाउड की जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की देखने के लिए मिलती है? द स्टेटस इज लो यूनिफॉर्म लेयर रिजेंबलिंग फंक बट नॉट रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इस प्रकार की देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर देखिए, अरेंज इन अ ग्रुप्स, लाइंस और वेव्स, ठीक है। ये यूनिफॉर्म होते हैं फॉग की तरह ही, मगर ये कभी सेटल डाउन नहीं होते ग्राउंड पर, ठीक है। अब स्ट्रैटो कमलस क्लाउड्स, ठीक है, यूजुअली अरेंज्ड इन ग्रुप्स, लाइंस और वेव्स। देखिए प्रोनाउंसिएशन जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। कमलस क्लाउड। अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। वर्टिकल डेवलपमेंट जो होता है ना क्लाउड का, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कमलस और कमलस निम्बस, ठीक है। अब कमलस जो होते हैं वो डेंस होते हैं, डोम शेप उनकी प्रकार की होती है और फ्लैट बेस होता है, और जो कमलस निम्बस होते हैं वो मतलब पूरे जो स्काई है ना उसको घेरे रखते हैं ऊपर तक, और जब प्रेसिपिटेशन होती है ना तो वो सिकुड़ के थोड़े से हो जाते हैं, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं आपको लो क्लाउड्स, ठीक है। ये देखिए लो क्लाउड्स, ये कमलस निम्बस है और ये निम्बस स्ट्रेटस है। अब इसकी जो फॉर्म है वो यही है, जब प्रेसिपिटेशन होती है, घने बादल काले काले, ठीक है, यही सिकुड़ के नीचे आ जाता है, ठीक है। अब ये कमलस, स्ट्रेटो कमलस
और स्ट्रेटस, ये लो क्लाउड्स हैं सारे के सारे, ठीक है। एग्जाम्पल्स लो क्लाउड्स के, जो लो लेयर में 2000 मीटर की ऊंचाई तक फॉर्म होते हैं। इसलिए इन्हें ईजिली जब आप ट्रैकिंग करते हैं ना, माउंटेन ट्रैकिंग, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ईजिली इन्हें आप छू भी सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, एंड यू विल फील कि हाँ इनमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह पाई जाती हैं। और जो मिडल क्लाउड होते हैं उनकी जो हाइट रेंज होती है वो होती है 2000 से लेकर 6000 मीटर तक, ठीक है, 2000 to 600 मीटर से। और इस ग्रुप में जो क्लाउड्स आते हैं वो अल्टो कमलस होते हैं और अल्टो स्ट्रेटस होते हैं, ठीक है। और हाई क्लाउड जो होते हैं उनकी जो हाइट होती है मोर देन 600 मीटर्स। इसमें जो आते हैं साइरो स्ट्रेटस और साइरो कमलस, ठीक है। अब देख लेते हैं इनकी, ये हमारे मिडिल क्लाउड है, इसमें आते हैं अल्टो स्ट्रेटस और अल्टो कमलस, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के हमें देखने के लिए मिलते हैं और ये हमेशा हम जब ऊपर देखेंगे ना, लेकिन जब मानसून आते हैं तो तभी हमें ये सारी चीज़ जो वेराइटीज़ हैं क्लाउड्स की वो देखने के लिए मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और जो हाई क्लाउड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं साइरो स्ट्रेटस और कीरो बोल सकते हैं, साइरो बोल सकते हैं, ठीक है, और साइरो कमलस और साइरस, ठीक है। ये जो टाइप्स हैं क्लाउड्स के ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरी जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली है कि व्हाट इज़ कंडेंसेशन और हाउ इट अकर्स और हाउ इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर और हाउ द जो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद बारिश वगैरह होती है, ठीक है, वो हमने देख ली। अब हम प्रेसिपिटेशन देखेंगे, कंडेंसेशन तो देख ली, अब हमें बारिश करवानी है हर जगह पर, ठीक है। क्या अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन के टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की, कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम की हो, कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके रिगार्डिंग भी, ठीक है, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है, कर दीजिए, बस कर दीजिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।